जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय का मॉडल पेपर सेट 2 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने सेट 1 बनाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास। तो ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर दास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो विधा है यह आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पहाड़ी के नीचे की भूमि के लिए एक शब्द? उपत्यका, आदित्य का, स्वकीय, यह सभी। तो पहाड़ के नीचे की भूमि के लिए एक शब्द क्या है? उपत्यका है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मानक हिंदी की मूल आधार बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। ऑप्शन सी सही होगा। हमने पूरा बहुविकल्पी प्रश्न कर लिया। अब हम अति लघुत्तरी प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का एक बेहतर मॉडल पेपर आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? मुंशी प्रेमचंद हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो यह जो पंक्ति कही गई है, कबीर दास जी के बारे में कही गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है? लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है अंधविश्वास में रहना या पुरानी प्रथा पर चलना ही क्या है? लकीर का फकीर होना। कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। कोकिल का कोयल, कूप का कुआं। तो आइए तद्भव और तत्सम जान लेते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से वैसे ही हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, जैसे उनका संस्कृत में रूप था वैसे ही हिंदी में उपयोग कर लिए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तत्सम। और वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद में बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऋण, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग ऋण शब्द। इसके बारे में हमने लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। मैं यह दावा करता हूं, अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखा तो आपको हिंदी में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यह प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। यह प्रश्न 2021, 2022, 2024 में आया। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक भाषा कथन भाषा के 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक, जिसमें नियमबद्धता हो, भाषा की बद्धता हो, स्थान की बद्धता हो, क्या है? औपचारिक है। और जिसमें यह सब की बद्धता न हो, क्या है? अनौपचारिक है। औपचारिक भाषा, यह वह भाषा है जिसका प्रयोग शिष्टाचार के रूप में किया जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है, मतलब व्याकरण के नियमों का पालन करना होता है। और यह भाषा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है। इसका प्रयोग हम सरकारी कार्यालयों, बैठकों, भाषणों, आवेदन पत्रों में करते हैं। उदाहरण, महोदय, आपसे सविनय निवेदन है। इस प्रकार से हम विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक भाषा की। अनौपचारिक भाषा, जिसका उपयोग दोस्तों, परिवार, परिचितों के साथ सामान्य बातचीत के लिए किया जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों की उतनी कड़ाई नहीं होती और यह अधिक सहज होता है, क्योंकि इसमें कूल छूट होता है। केवल इसमें भावनाओं को समझाना होता है। अरे यार, तू कब आया?
तो मतलब कुछ भी मतलब जो शब्द निकल रहे हैं, मतलब जो आप लोग घर पर यूज़ करते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक भाषा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता और महत्व है? तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का बहुत महत्व है। आप कोई भी चीज़ किसी को सिखा रहे हैं, तो उसमें मूल्यांकन एक प्रभावी मार्ग है। बिना मूल्यांकन के वह बेहतर हो ही नहीं सकता। मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक की गई है। इसमें बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा पढ़ाने की विधि, पाठ्यक्रम संशोधन, सुधार होता है। मतलब इसके द्वारा यह पता चलता है जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई के तौर पर नहीं सीख रहे हैं, उनको खेल के माध्यम से सिखाया जाए, एक वातावरण दिया जाए जिनसे उनको भाषा का बेहतर ज्ञान हो सके। और मूल्यांकन के द्वारा और क्या है? मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्हें मार्गदर्शन में सहायता मिलती है। इनके द्वारा अध्यापक अपनी शिक्षण विधियों की उपयोगिता जानकर उनमें सुधार कर सकता है। मैंने वही बताया ना, जब वह मूल्यांकन करेगा तो इससे दोनों चीजें पता चलेंगी कि छात्र कितना सीख रहे हैं और जो हम शिक्षण का अप्लाई कर रहे हैं शिक्षण विधि का, वो कितना कारगर है। यह शिक्षक के लिए भी प्रभावी होता है और विद्यार्थी के लिए भी प्रभावी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मालिक ने किसान से हल चलवाया, सुरेश ने महेश से चाय बनवाई। मतलब जो काम स्वयं न करके दूसरे से कराया जाता है, तो वह क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन-कौन से हैं? जब अनेक कामों को बेहतर तरीके से करना सीख जाता है, तो वही क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 कौशल आने चाहिए। पहला, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इसे याद भी कर सकते हैं, सुबो पली। सुबो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबो पली से याद रख सकते हैं। और सुनना, अब बात करें सुनना की, तो इसमें विभिन्न प्रकार की सभ्य सामग्री, भाषण, वार्तालाप को समझने की योग्यता विकसित होती है। किसी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। उसके बाद में खुद की अभिव्यक्ति के लिए बोलना पड़ता है। इनमें छात्रों के आत्मविश्वास के साथ-साथ अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। बोलने से क्या होता है? वो अपने को क्या करते हैं? अपने अंदर जो भाव विचार हैं, उनको दूसरों के सामने लाते हैं। पढ़ना, इसका उद्देश्य पठन गति की तीव्रता लाना, अर्थ को समझने की गति में वृद्धि करना होता है। और लिखना, इसका उद्देश्य शुद्ध वर्तनी में लिखना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, अपने विचारों को तार्किक क्रम में व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। यह सुबोपली है। यह चारों चीजें क्लियर हुई, चारों कौशल। अब बात करते हैं मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन से तार्किक शक्ति का विकास होता है। मौन वाचन से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। मौन वाचन से समझ का विकास होता है। मतलब कोई भी चीजें जब मौन वाचन करते हैं, तो समझ बनानी पड़ती है। बिना समझ के आप नहीं पढ़ पाएंगे। और इसके अलावा दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होता है कि दूसरा कोई डिस्टर्ब करे। चाहे चाहे आप जहां भी बैठकर पढ़ सकते हैं। लिखित सामग्री को मन ही मन में बिना आवाज निकाले चुपचाप पढ़ना ही क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में थकान कम होती है और समय की बचत होती है। इसमें सामूहिक वाचन के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इनमें एक दूसरे के छात्र को बाधा नहीं पहुंचती। मतलब कहीं भी आप बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी कर सकता है, जिससे विषय की गहराई तक पहुंचना संभव होता है। मौन वाचन में निपुणता आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का उद्योतक है। तो मौन वाचन से काफी बेनिफिट है, उसी को लिखना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी और आत्मकथा, आत्मकथा और से अपने बारे में। जब कोई व्यक्ति खुद से अपने बारे में लिखता है, तो क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। तो जो पहला प्रश्न था, क्या भूलूं क्या याद करूं, वो क्या है? आत्मकथा है। और किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। और जीवनी की बात करें, तो जीवनी बायोग्राफी जिसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखता है, तो क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। जीवनी और आत्मकथा दोनों समझ में आए। अब बात करते हैं जीवनी की। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो उसे जीवनी कहते हैं। यह वस्तुनिष्ठ होती है। इसे लिखने के लिए सामग्री एकत्र करनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला है आत्मकथा।
व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के बारे में लिखना है, क्या कहलाता है? आत्मकथा या आत्मनिष्ठ होती है। जीवन की तुलना से अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र के का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो मुंशी प्रेमचंद का पुराना नाम क्या था? धनपत राय था। कब जन्मे थे? 1800 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। कब मृत्यु हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। प्रकाशक और संपादक जमाना पत्र, जागरण समाचार के प्रकाशक थे। न्यूज छापते थे, जिसके लिए इनको क्या किया गया था? अंग्रेजों ने इनको ढूंढना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि यह जो हमारे आजादी पर वीर जवान थे उनके बारे में यह नई नई कहानियों को लिखते थे, लोगों के प्रति देशभक्ति को जागृत करते थे, जिसकी वजह से इन पर अंग्रेजों ने कड़ी एक्शन लिया, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद रख दिया था। हंस साहित्य पत्रिका इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में इनकी रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में गोदान, निर्मला, रंगभूमि, गमन, कर्मभूमि, सेवा सदन। और बात करें कहानियों की तो इन्होंने लगभग 800 कहानियां लिखी है, और इन्होंने कहानियों को एकदम जीरो लेवल से शुरू किया है। गांव की कहानियों को बहुत बखूबी तरीके से इन्होंने वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का कहानी सम्राट कहा जाता है। मानसरोवर नाम के 8 भागों को प्रकाशित किया, मानसरोवर नाम के 8 भागों को प्रकाशित किया है। यह सारी इनकी रचनाएं रही हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसी के साथ पूरे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप अपने हिंदी सब्जेक्ट को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।